स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज कल हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th मात्रा के बीमा। तो आज उसी का हम सब पार्ट 4 पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आप सबके साथ। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिद्ध करो सिद्ध करो t बराबर 2πm अपॉन k फॉर स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के लिए एक डायमेंशंस दिया हुआ है t बराबर 2πm अपॉन के, जहाँ t है आवर्तकाल है, के जो है स्प्रिंग का कांस्टेंट नियतांक है। तो वो सिद्ध करना है कि इसकी बीमा जो है वो क्या है, इसकी बीमा क्या है, अशुद्ध है। ठीक, तो क्या करना है आपको, ये बताना है कि इसकी बीमा जो है अशुद्ध है। वो आप कैसे बताओगे? देखो, अगर टी की बीमा और यानी बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों बराबर ना आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अशुद्ध है। और अगर ये बराबर आ जाए तो शुद्ध है। देखो, ये आवर्तकाल होता है तो एक तरीके से समझो ये समय ही है, सेकंड है, तो इसकी बीमा क्या हो गई, टी। 2π क्या है, कांस्टेंट है, इसकी बात ही छोड़ दो, ये हो गया किलोग्राम। एंड के की बीमा होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये बराबर नहीं है, ये बीमा जब बराबर नहीं है तो ये क्या है, एक तरीके से अशुद्ध ही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास कि सिद्ध करो, बीमा से सिद्ध करो, बीमा से सिद्ध करो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन, यानी इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। ठीक, इसका मान डेल्टा टी समयांतराल में कार्यरत बल F के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसको आप मैथमेटिकल में ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा पी बराबर F इंटू डेल्टा टी। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी ये क्या कह रहा है आपसे कि विमेय विधि से सिद्ध करो कि क्या ये संवेग परिवर्तन का जो मान है वो डेल्टा टी समयांतराल में इस फोर्स के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, या आप विमीय विधि से सिद्ध करो बस। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि संवेग जो होता है यानी वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। तो संवेग की बीमा पहले हम फाइंड आउट करते हैं। संवेग की बीमा क्या होती है, P बराबर m इंटू वी। यम क्या होता है, केजी। ठीक, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हो गया m, ये मीटर हो गया l, ये हो गया t की पावर -1। ठीक, यानी ये बाएं पक्ष की बीमा मैं सीधे यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ये क्या आ गया, m l t पावर -1। अगर दाहिने पक्ष की बीमा यही आ जाए तब तो समझो ये एकदम सिद्ध हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्स की। मैं 50 बार आपको बता चुका हूँ कि फोर्स की जो बीमा होती है वो होती है MLT-2। होती है कि नहीं होती है? होती है। F बराबर M में से जाके करके देखना, आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डेल्टा टी क्या है, समयांतराल है, वो जाहिर सी बात है उसकी बीमा होगी टी। तो ये t की पावर 1 है, ये t की पावर -2 है। तो जब -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा, -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये कितना आ जाएगा, MLT की पावर -1। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, ये जो है संवेग परिवर्तन की दर जो है वो डेल्टा टी समयांतराल इंटू फोर्स के गुणनफल के क्या है, बराबर है। ठीक,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी क्षण टी पर, तीसरा क्वेश्चन है किसी क्षण टी पर किसी कण का वेग, किसी कण का वेग वेग समीकरण v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT है तो C की विमा एंड मात्रक। ठीक, देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ, कुछ नहीं करना है। ये v क्या है, वेग है। v क्या है, इसको आयतन मत समझना कि ये v वॉल्यूम है तो आयतन है, मीटर क्यूब डेंसिटी मतलब वॉल्यूम है तो इसका मात्रक मीटर क्यूब हो गया, कुछ नहीं है। क्या है, मात्रक मीटर पर सेकंड होगा इसका। तो इसका CT बराबर क्या हो जाएगा, v। कुछ नहीं करना है, c का पूछा है ना, तो CT बराबर सीधे v हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, c चाहिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा, v/t हो जाएगा। v का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अपन टाइम का सेकंड तो होता ही है, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। एक आंसर तो आपका आ गया। मात्रक भी पूछा था आपसे ना, तो c का मात्रक। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए ना, इसमें अपने पास 3 वेरिएबल है, 1 2 3, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। जो भी आपसे पूछा जाए उसको राइट हैंड साइड में जो है जिस पे बात हो रही है उसी से क्या करवा देना है, कंपेयर। हमको बात हो रही है v की, यानी वेग की बात हो रही है ना, तो हमसे इस क्वेश्चन में कहीं डिस्कशन a के बारे में किया गया, ना कहीं डिस्कशन b के बारे में किया गया, हमसे बस डिस्कशन c के बारे में हुआ। तो हमने क्या किया, बस इस CT को इस b से क्या किया, कंपेयर करा के इक्वल करा दिया। तो ये c बराबर v/t हो गया। v क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, t भी सेकंड होता है, तो ये सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मात्रक तो आ गया। अब बीमा फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, मीटर क्या है, लेंथ है, तो उसका मात्रक उसका बीमा हो गया m, सेकंड का क्या हो गया t⁻², ऊपर जाएगा तो m⁻²। भैया ये c की बीमा भी आ गई। बताओ, आंसर आ गया अपना। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ, कोई दब नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बस कॉन्सेप्ट आप समझो, कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत। रटवाता नहीं हूँ मैं, समझाता हूँ, अच्छे से समझो। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, रटवाता नहीं हूँ मैं। कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक है एंड डाइन किसका मात्रक है। आपको यही नहीं पता होगा तो आप कन्वर्ट क्या करोगे। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का मात्रक है, ये तो बहुत को पता होगा। बट डाइन भी क्या है, वो भी फोर्स का मात्रक है। बस अंतर इतना सा है कि जो न्यूटन है वो MKS पद्धति में फोर्स का मात्रक है एंड जो डाइन है वो CGS पद्धति में फोर्स का मात्रक है। बस कुछ नहीं करना है, मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एंड आपको इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बताना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये भी आपको बताना है। यानी इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन क्या है, छिपे हुए हैं। ठीक, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, देखो हमको पता है कि जो हमारा फोर्स होता है ना वो किसके बराबर होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो m/a होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो मास क्या होता है, यूनिट उसका kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक किस में होता है बाबू, ये मात्रक होता है SI पद्धति यानी MKS पद्धति में होता है। MKS पद्धति में क्या करते हैं, मास को किलोग्राम में एंड MKS मास को किलोग्राम में और द्रव्यमान उसको MKS। ठीक, लेंथ को मीटर में, मास को kg में एंड टाइम को किस में, सेकंड में, MKS में। ठीक, तो इसी डाटा को यानी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी चीज़ को हम MKS पद्धति में कहते हैं न्यूटन।
इसी चीज को हम MKS पद्धति में कहते हैं न्यूटन। ठीक, अब बात हो जाए CGS पद्धति की। तो ये बात हो जाए अब CGS पद्धति की। तो CGS पद्धति में क्या कहते हैं इसको? CGS। ठीक, इसको कहेंगे सेंटीमीटर लेंथ को, इसको कहेंगे ग्राम यानी मास को, एंड इसको समय तो सेकंड में ही रहेगा। भैया केजी तो क्या हो गया, ग्राम हो गया, ये तो अपना न्यूटन के बराबर हो गया ना। तो हम इसको क्या करते हैं, ये अपना 1 न्यूटन अभी यहाँ किसके बराबर है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ठीक, अब ये इसको CGS के बराबर कंपेयर करवाते हैं, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपान सेकंड स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें एक्स डाइन होता है, मान लेते हैं कि 1 न्यूटन में हमारा एक्स डाइन होता है, तो हमको क्या चाहिए, एक्स ही तो चाहिए हमको। हमने ये माना कि 1 न्यूटन में एक्स डाइन होता है, तो हमको बस एक्स ही तो चाहिए, बाकी सब डाटा को इधर भेज देंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर, ये सेकंड को ऊपर भेजेंगे तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा, बाकी डाटा नीचे आएगा, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ठीक, यही तो बचेगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर तो रहेगा ही। अब देखो, इतना काम करने के बाद देखो क्या करना है आपको। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बाकी सेकंड -2, सेकंड -2 से कट गया, अपान क्या है नीचे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ आपके पास था 1 न्यूटन और यहाँ बराबर आपके पास था डाइन। ये आपका डाइन ही तो आया है ना, एक्स आपने डाइन ही तो माना था। तो कितना आ गया, 10 की घात 3, 10 की घात 2, तो 1 न्यूटन में कितना डाइन आया, 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन आया, 10 की घात 5 डाइन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप बता सकते हो कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन हो सकता है। और कैसे हुआ वो मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया, और किस यूनिट में होता है, वो होता है CGS में। बस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन होता है एंड जो डाइन होता है दोनों ही फोर्स के मात्रक है। बस अंतर इतना सा है कि जो न्यूटन है वो MKS पद्धति में फोर्स का मात्रक है, एंड जो डाइन है वो CGS पद्धति में फोर्स का मात्रक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने माना कि 1 न्यूटन में x डाइन होता है, तो जो CGS का मात्रक था उसको MKS मात्रक से डिवाइड कर दिया। उसके बाद अपने को फाइंड आउट हो गया कि 1 न्यूटन में जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन होता है। बस प्रूफ हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान सा था। इतना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन अपने पास क्या था, अपने पास 3 भौतिक राशि है। ठीक, अपने पास भौतिक राशि है, एक बीमा आपको दी हुई है, एक बीमा आपको दी गई है, बीमा आपको एक दी गई है M(L-1 T-2). ठीक, एक बीमा आपको दी गई है और आपसे पूछी गई है कि उन 3 भौतिक राशियों के नाम बताओ, उन 3 भौतिक राशियों के नाम बताओ जिसकी बीमा ये है। तो आपको बता देना है आराम से। एक तो आपका दाब हो गया, एक तो आपका दाब हो गया, सेकंड आपका प्रतिबल हो गया, एंड थर्ड आपका यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। अरे भाई दाब क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। हाँ, फोर्स की बीमा क्या होती है, MLT-2। एरिया की बीमा क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यानी एल की पावर क्या होगी, 2 होगी। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो 1 - 2 तो क्या हो जाएगा m। ठीक, n की पावर 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा और t की पावर -2। यही बीमा तो आपको गिवन है ना। तो बस प्रतिबल क्या होता है, वो भी फोर्स अपान एरिया होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो भी फोर्स अपान एरिया होता है, बल अपान लंबाई होता है। कुछ नहीं करना है, तीनों की बीमा सेम है। तो आप इसको याद रखो, कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आपको 2004 में पूछा गया था, 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपने नाम सुना होगा वान डेर वाल गैस समीकरण का। वान डेर वाल गैस समीकरण का नाम आपने सुना होगा। ठीक, वो गैस समीकरण क्या थी, P + A/V² इंटू V - B बराबर RT। ठीक, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक, टेम्परेचर, और ये ए बी क्या है, ये नियतांक है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, कांस्टेंट ए एंड बी। मैंने बताया ना ए और बी नियतांक हैं, तो इसमें नियतांक ए और बी की मात्रक एवं बीमा, कांस्टेंट ए और बी की मात्रक व बीमा आपको बताना है। भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि समान भौतिक वाली राशियां जो होती हैं वही एक साथ जुड़ अथवा घट सकती हैं। तो अगर ये A/V² अगर इसके साथ प्रेशर के साथ जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि समान क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इसकी होगी, तभी तो ये इसके साथ जुड़ पाया है ना। तो इसकी बीमा वही होगी जो P की बीमा होगी, यानी P की बीमा बराबर A/V² की बीमा, A/V² की बीमा, यही तो होगी ना। मैंने क्या बताया कि समान भौतिक राशि वाली, समान भौतिक राशियां ही एक साथ जुड़ अथवा घट सकती है ना। तो जो P की बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, इस राशि की, A/V² की। तो हमको सिर्फ A की चाहिए, तो A बराबर PV² की बीमा। V क्या है, आयतन है, आयतन मीटर क्यूब में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, L⁻⁶ हो जाएगा। अभी मैंने प्रेशर का क्या बताया था, mL⁻⁻1 T-2, एंड ये क्या हो जाएगा L⁻⁶। ठीक, ये A की बीमा हो गई। इसको इसमें भेज दिया हमने, ये रहेगा L⁻⁻1 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये L�5, T⁻², ये A की बीमा हो गई। मात्रक यहाँ से बता दो, दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, यानी फोर्स अपान एरिया, तो क्या हो गया न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर गया तो ये न्यूटन मीटर हो गया। अब बीमा ये हो गई ए की। इसी तरीके से आपको क्या बताना है, बी की बताना है। मैंने क्या बताया कि समान भौतिक राशियां जो होती हैं उनके समान फिजिकल क्वांटिटी जब होगी तभी वो एक साथ जुड़ अथवा घट पाएंगी। तो जो बी की बीमा होगी वही क्या होगी, बी की बीमा होगी। तो इसकी बीमा क्या होगी, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक, उसकी बीमा क्या कैसे डिनोट करते हैं, एल क्यूब से। यही किसकी बीमा हो जाएगी, बी की बीमा। ये अपने पास आंसर हो गया। बस कुछ सोचना नहीं है इसमें, इस समीकरण से कोई मतलब नहीं है आपको। बस इतना ध्यान देना है कि समान भौतिक राशियां जो होती हैं, जो उनका भौतिक राशि जो होती है, समान फिजिकल क्वांटिटी जब होगी उनकी, तभी वो एक साथ जुड़ अथवा घट पाएंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। और हाँ, ठीक, और देखो जो कार्य होता है अपना, जो अपना कार्य होता है ना, उसका एक जो MKS पद्धति होती है एंड एक CGS पद्धति होती है। तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये आपको सबको पता होगा। एंड जो CGS पद्धति होती है इसमें इसका मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है एंड CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि एक जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन में करा दूंगा। ठीक, अभी आपको याद रखना है कि जो कार्य का मात्रक होता है वह जूल होता है, किसमें होता है, MKS पद्धति में होता है, और अर्घ किसमें होता है, CGS में होता है। और एक जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ के। जैसे अभी मैंने बताया
तो जो न्यूटन होता है वो फोर्स का मात्रक तो होता है, बट किसमें, एमकेएस पद्धति में। एंड जो डाइन होता है वो भी फोर्स का मात्रक होता है, बट किसमें, सीजीएस पद्धति में। उसी तरीके से जो होता है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक, एंड अर्ग जो होता है वो भी कार्य का ही मात्रक होता है, बट किसमें, सीजीएस पद्धति में। एंड एक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो आप सब क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करता हूँ यार कि इजी से इजी वे में, इजी से इजी मेथड में आपको समझाऊँ, और पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी यार मेहनत करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ इतनी मेहनत मैं करता हूँ कोई सब बेकार है जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और कहीं भी आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।